हेलो। आज का विषय अपना भूगोल विषय। भूगोल विषय में आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं महासागरों का महत्व। आवाज आ रही है मेरी बेटा? आवाज आ रही तो हाँ करो। आ रही है? ओके। पाठ का नाम है महासागरों का महत्व। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी, जिस ग्रह पर हम रहते हैं उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। पृथ्वी को 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। एक है जल मंडल, दूसरा है स्थल मंडल और तीसरा है वायुमंडल। आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वह है जल मंडल। जल मतलब पानी। जो भी पानी से भरे हुए घटक है उसे हम जल मंडल कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा स्रोत है महासागर। महासागर जल मंडल का प्रमुख भाग है। और जलमंडल के और घटक कौन से हैं? जैसे कि महासागर है, समुद्र है, नदियां है, नाले, सरोवर, जलाशय तथा भूजल। जहां पर भी जल मतलब पानी पाया जाता है अधिक मात्रा में, उसे जलमंडल के घटक कहते हैं। ये नहीं कि ग्लास में पानी हो तो वो भी जलमंडल का घटक हो जाएगा, उसको नहीं। और कम मात्रा में, उसका मत सोचना। जो बड़ी मात्रा में जहां पर जल पाया जाता है वह जलमंडल के घटक के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने पहले बता चुका हूं कि 3 मंडल है। स्थल मंडल मतलब जमीन का टुकड़ा, जो जमीन से, भूमि से, भूमि है। और दूसरा है वायुमंडल, हवा, जहां पर भी हवा दिखाई देती है वो है वायुमंडल। और जल जहां पर पानी, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो महासागर जो सागर से भी बड़ा होता है, सागर से भी बड़ा होता है। जैसे कि आप मुंबई में देखें समुंदर है, वो समुंदर का नाम क्या है? अरब सागर। वो सागर को अरेबियन सागर बोलते हैं। तो यह सागर आगे चल के हिंद महासागर को मिला है। अभी इस तरह से कौन से बड़े बड़े महासागर है हम पढ़ने वाले हैं। और इन सागरों का, इन महासागरों का हमारे जीवन में कौन सा महत्व है, आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। हालांकि समुद्र का पानी पीने के लायक होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी बहुत अधिक खारा होता है। वहां पर बहुत अधिक क्षार होती है। तो क्षार कहां से आती है, क्षार कैसे निर्माण होती है, वह भी हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों लोग, आज के पाठ का नाम है महासागरों का महत्व, जिसके अंतर्गत कई सारे घटक है। महासागर, दूसरा है जल सजीव, तीसरा है ज्वालामुखी, चौथा है नमक सार, फिर है सागरीय संसाधन, सागर से मिलने वाले जो भी संसाधन है। संसाधन में कई तरह के प्रकार आते हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस हो या पेट्रोल हो या कुछ भी खनिज हो। इवन जो हमें भोजन के रूप में मछलियां या और कुछ घटक मिलते हैं, वो ये भी संसाधन के रूप में आते हैं। छठवा है जल परिवहन। जल परिवहन जैसे कि हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रोड का इस्तेमाल करते हैं। कहां पर? स्थल मंडल पर। उसी तरह से है जल मंडल पर, ना किसी रोड बनाने की जरूरत होती है, ना कोई सिग्नल की जरूरत होती है। तो उस वहां पर भी परिवहन किया जाता है। जल परिवहन में हम पढ़ेंगे बाद में कि कौन से परिवहन, जैसे कि अंतर्गत मतलब नदियों में परिवहन होता है। अंतरराष्ट्रीय परिवहन मतलब एक देश से दूसरे देशों के बीच जो व्यापार होता है, जिस परिवहन के माध्यम से, वो है अंतरराष्ट्रीय परिवहन। और सातवां अंतिम पढ़ने वाले हैं महासागर प्रदूषण। आजकल हम देखे हैं मुंबई में जब भी देखते हैं किनारे पर जाते हैं, हमारी जाने की इच्छा होती ही नहीं, क्योंकि वहां का जो जल है इतना गंदा हुआ है। तो क्यों हुआ है गंदा, किसने किया है गंदा, उसकी वजह क्या है, यह भी हम जानेंगे। देखो, जलमंडल के घटक जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, महासागर है, समुद्र है, नदियां है, नाले हैं,
सरोवर, जलाशय, भूजल। भूजल मतलब भूमि के अंदर से जो हमें जल मिलता है, जैसे कि कुआं है। कुआं मतलब ये जल भूमि के अंदर है, ये भूजल के अंतर्गत आता है। और जो बड़े-बड़े जलाशय है, जैसे कि आपने सुना होगा मुंबई को कहाँ से पानी मिलता है, बड़े-बड़े जलाशयों से पानी मिलता है। आपने पंजाब का नाम सुना होगा, जहाँ पर भाखड़ा नंगल जो हमारे भारत देश का सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। ये सब पीने लायक पानी के जलमंडल के घटक है, लेकिन समुद्र और महासागर यहाँ का पानी पीने के योग्य नहीं रहता है। तो इसी तरह से जो बड़े-बड़े महासागरों के नाम है, देखो सबसे पहले है प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक महासागर भी कहा जाता है। प्रशांत क्योंकि बहुत बड़ा है। देखो बाकी की तुलना में इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। सबसे अधिक ही नहीं, सबसे दोगुना, दोगुने से भी ज्यादा दिख रहा है आपको। 2 नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से अटलांटिक महासागर। 3 नंबर पर है हिंद महासागर, जो हमारे देश के नाम पर इस महासागर का नाम है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। चौथा है दक्षिणी महासागर, जो पृथ्वी के दक्षिणी मतलब जो जिस प्रकार उत्तर ध्रुव होता है और दक्षिण ध्रुव होता है, वह है जो एकदम पृथ्वी के नीचे वाला भाग, जिसको दक्षिण महासागर कहते हैं। और आर्कटिक महासागर, यह महासागर ज्यादातर बर्फ से घिरे हुए हैं। आप यहाँ पर जाएंगे या जाने का मौका मिलेगा या कहीं आप वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादातर प्रदेश बर्फ से घिरा हुआ है। मतलब यहाँ पर बहुत अधिक ठंडी होती है और इस ठंडी को सामना करने वाले ही सजीव आपको मिलेंगे, जैसा कि पेंगुइन वगैरह हैं। यह उनके लिए लाभदायक वातावरण होता है। इसके बाद देखो जलमंडल के सजीव घटक, जैसे हम भी सजीव है, इंसान सजीव है, चलने वाली, सांस लेने वाली हर चीज सजीव है। इसी तरह सिर्फ सजीव पृथ्वी के स्थलमंडल पर ही नहीं बल्कि पानी में भी पाए जाते हैं, जिन्हें जलचर कहते हैं। जल में रहने वाले सजीव, उसे जलमंडल के सजीव घटक में देखो चित्र में दिख रहा है आपको, कई सारी मछलियां हैं, तरह तरह की मछलियां हैं। हम तो केवल कुछ ही मछलियों के नाम जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारी तरह की मछलियां हैं। मछलियां ही नहीं, सागर के अंदर वनस्पति भी होती है, कई सारी वनस्पति होती है। देखो वहां नीचे दिख रहा है कि पानी की मात्रा में 2/3% पानी समुद्र में पाया जाता है। कहीं ज्यादा पानी समुद्र में है जो खारा पानी है। जलमंडल के सजीव घटक में जो हमें भोजन के रूप में मिलती है मछलियां, कई तरह की मछलियां, और सबसे बड़ी बात है हमें नमक मिलता है। नमक हमें सागर के पानी से ही मिलता है। और यह है जलमंडल के सजीव घटक। हमारी दुनिया से भी कहीं बड़ी दुनिया इनकी होती है। अभी तक इंसान भी पूरे जलमंडल के सजीव घटकों को ढूंढ के निकालने की कोशिश तो करता ही है। देखो आपको दिख रहा है चित्र में, ये चित्र में आपको दिख रहा है। लेकिन ऐसी बहुत सारी दुनिया है जो अभी भी अद्भुत के रूप में पाई जाती है, क्योंकि इंसान वहां पे पहुंचा नहीं है। कोशिश तो जारी है, लेकिन अभी तक सभी स्थानों को उन्होंने ढूंढ के नहीं निकाला है। तो जलमंडल के घटकों में है, जब हम पढ़ते हैं तो ये सजीव घटक जो भी पानी में रहते हैं। अभी बहुत सारे सजीव ऐसे भी है जो मीठे पानी में रहते हैं, न बल्कि खारे पानी में रहते हैं। तो खारे पानी के सजीव अलग होते हैं, मीठे पानी के सजीव अलग होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। तो जिस तरह जमीन के ऊपर भी ज्वालामुखी होती है, उस तरह से सागर के अंदर भी ज्वालामुखी का उद्गम होता है। अब ज्वालामुखी मतलब क्या? ऐसा मुख जो शंकु के आकार की तरह होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके पास लट्टू होता है, आप लट्टू को घुमाते हो, लेकिन आप लट्टू को उल्टा करो, उसका नुकीला भाग ऊपर कीजिए, उसी तरह शंकु के आकार की तरह ज्वालामुखी की आकृति होती है, ज्वालामुखी होती है। और यह ज्वालामुखी से हमेशा इसके मुख से ज्वाला निकलती रहती है। अब ये नहीं कि हर ज्वालामुखी से ज्वाला हमेशा निकलती रहती है,
ज्वालामुखी में भी प्रकार है, जैसे कि मृत ज्वालामुखी है, सुप्त ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी कभी-कभार उसका लावा निकलते रहता है, लेकिन कोई-कोई ज्वालामुखी है जो निरंतर लावा निकलती रहती है। जैसा कि आपने जापान में देखा होगा, जापान में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ज्वालामुखी सक्रिय रूप से पाई जाती है, वो हमेशा उनका ज्वाला निकलता रहता है। तो इसका सागर में क्या है और हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है? जब सागर के अंदर ज्वालामुखी निकलती है, तो उस समय क्या होता है, जो ज्वालामुखी से विस्फोट के कारण जो भी खनिज, राख या क्षार तथा गैस होती है, वो जल में घुल जाती है। इससे पानी की मात्रा भी गर्म होती है और जो खनिज और राख है, वो समुद्र की पानी को और क्षार बना देती है और यह हमारे जीवन में उपयोगी भी होती है। तो यह ज्वालामुखी देखो वहां पर लिखा है, भूवैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि सागरगत ज्वालामुखियों की संख्या 10 लाख से भी अधिक है। देखो, बहुत सारी ज्वालामुखी की अगर क्षमता है, कम है तो नीचे की नीचे ही हो जाती है। लेकिन अगर वो ऊपर उठती है, तो ऐसे बहुत सारे कम होती है जो ऊपर उठती है। ऊपर उठने पर हमको दिखता है, बुलबुले निकलते हैं कि हाँ, यहाँ पर ज्वालामुखी है। लेकिन जो ज्वालामुखी की घनता कम होती है, वो नीचे के नीचे ही दब जाती है। तो ज्वालामुखी का महत्व मैं बता चुका हूँ कि इससे क्या होता है, जो भी मुख से निकलने वाला लावा है, उसका राख है, उसके क्षार है और जो गैस है, ये जल में घुल जाती है। उसके बाद अभी ज्वालामुखी से क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, खनिज, राख, क्षार तथा गैस जल में घुल जाती है, जिससे क्षारों के स्तर में वृद्धि होती है, मतलब बढ़ता है, क्षार का स्तर बढ़ता है। किसकी वजह से? ज्वालामुखी से जो भी चीजें निकलती है, जो भी चीजें पानी में घुल जाती है, जिसकी वजह से समुद्र का जल, सागर का जल के क्षारों की मात्रा में वृद्धि होती है। और केवल यही नहीं, समुद्र में बहती नदियों का भी पानी आता है। बहती नदियों के साथ जो भी कुछ विसर्जन होता है, जो भी कुछ पेड़ पौधे आते हैं बहते हुए, वो भी सब सागर में मिल जाते हैं। ऐसा ऐसा ही नहीं, सागर में भी भूकंप होते रहते हैं। भूकंप होने से क्या होता है, जो भी सागर में रहने वाले सजीव है, भूकंप की वजह से वो जमीन के भीतर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो मृत अवशेष होते हैं, जो भी सजीव पानी में मर जाते हैं, वो मरने के पश्चात उनका भी कुछ काल के बाद, बहुत अंतराल के बाद, उनका भी खनिजों में परिवर्तन होते रहता है और बाद में ही यही हम अनुसंधान में सर्च के लिए भेजते हैं। इसके द्वारा कुछ आहार, कुछ औषधि निर्माण, खाद्य निर्माण, ऐसे कई सारी मछलियां सिर्फ हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती है, उनके द्वारा हम औषधि निर्माण भी करते हैं। आपने सुना होगा मछली का तेल भी होता है, जिससे मालिश भी करते हैं और बहुत सारी मछलियों को सड़ा के उससे खाद, जो खेती के रूप में हम खाद इस्तेमाल करते हैं, वो भी बनाया जाता है। और बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जो संपूर्णतः सागर के ऊपर निर्भर करते हैं। उनका जो जनजीवन है सागर के ऊपर नहीं, जैसा कि मालदीव का नाम सुना होगा आपने, मॉरिशस का नाम सुना होगा, सेशल्स द्वीप, यहाँ के लोगों का जीवन पूरी तरह से सागर के ऊपर है। कैसे कि कोई पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, तो उनसे मिलने वाले जो भी पैसे हैं, इनके ऊपर इनका जीवन जीते हैं। उनका रोजगार यही है, आने वाले पर्यटकों को घुमाना, यहाँ से वहां लेके जाना। देखो, मैं पहले बोल चुका हूँ कि इस महासागरों से मिलने वाला बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ होता है नमक। अगर मम्मी एक दिन भी या एक समय भी कुछ सब्जी में नमक डालना भूल जाती है, तो हमें तुरंत समझ में आता है कि मम्मी आज नमक डालना भूल गई, और वो हम खाते भी नहीं है। इस तरह से नमक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है, महत्वपूर्ण घटक बन चुका है, क्योंकि नमक हमारी खाने की हर चीज, हमको बचपन से आदत लग चुकी है। तो फिर ये नमक कहाँ से मिलता है? देखिए, नमक की खेती करने वाले को किसान दिख रहे हैं, जिसे नमक सार कहते हैं। जब समुद्र में भरती आती है, तो इस तरह से क्यारियां बनाकर उसके पानी को रोकते हैं। भरती के बाद पानी, जो कुछ पानी ऊपर का पानी अंदर चला जाता है, फिर जो पानी बचता है उसका बाष्प बनता है। बाष्प बनने के बाद जो पानी उड़ जाता है और जो बचा हुआ है उसका नमक बनता है, और नमक अशुद्ध रूप में होता है, फिर उसका शुद्धिकरण करके हमारे भोजन के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं।
आपको आपने सुना होगा मृत सागर के बारे में। मृत सागर एक ऐसा सागर है जहां पर कोई भी सजीव नहीं रहता, कोई भी सजीव वहां पे जी नहीं सकती, क्योंकि उस पानी की क्षारता इतनी अधिक है कि बाकी सागरों का अगर जल आप मुंह में डालेंगे, लेकिन वहां का डालेंगे तो इतना खारा है, कई गुना खारा है। और एक भी सजीव न होने की वजह से इसे मृत सागर कहते हैं। और मृत सागर कहाँ पर है? आपने नाम सुना होगा इसराइल। इसराइल जो देश है, जो मध्य एशिया में है, एशिया के मध्य में है, जो अरबियन कंट्रीज को, अरबियन देश को लग के है। ये जॉर्डन और इसराइल के बीच में जो एक समुद्र है जिसका नाम है मृत सागर, वहां की क्षारता सबसे अधिक है। वहां पर आप गलती से कभी कूदोगे भी तो आप डूब नहीं पाओगे, आप तैरते रहोगे। यह इसका अद्भुत एक परिचय है, क्योंकि इसकी क्षारता इतनी होती है, इसके पानी की घनत्व क्षारता की घनत्वता इतनी होती है कि आप यहाँ पर कभी छलांग भी लगाओगे तो आप वहां पे तैरते रहोगे। उसके बाद सागर से हमें संसाधन मिलते हैं। सबसे पहले है खनिजों में तेल, जो डीजल, पेट्रोल, जो रॉकेल, ये सब अशुद्ध अवस्था में होते हैं जब मिट्टी से निकाले जाते हैं। फिर उसका शुद्धिकरण करने के लिए बहुत सारे तेल के उपक्रम है। आपने मुंबई में बॉम्बे हाई का नाम सुना होगा। बॉम्बे हाई समुद्र से लगभग 120 किलोमीटर आगे है। यहाँ पर समुद्र से खनिज तेल निकाला जाता है। प्राकृतिक गैस, जो हमको नेचुरल गैस मिलती है, जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे एलपीजी गैस का नाम सुना है। फिर आगे चल के कंपनियां अलग अलग रूप में, जैसे भारत गैस है, और कई अन्य गैस है, इंडियन गैस है, फिर कंपनी उसको खरीदते हैं। तो ये हमें सागर से मिलने वाली चीजें हैं, धातु है, रसायन है, केमिकल्स, ये सब हमें मिलता है सागर से। और उसके बाद भोजन के रूप में देखो, मछली है, केकड़ा है, झींगा है, ऊर्जा है, ये हमें सागर से मिलते हैं। सागर से सिर्फ धातु के रूप में सीसा है, लोहा है, कोबाल्ट है। मैं भी आपको आगे में चित्र दिखाऊंगा उसकी, किस तरह से सागर से संसाधन प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा के रूप में समुद्री लहरें, तरंगे से भी आजकल, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पानी से तैयार की जाती है, उसी तरह से आजकल की तकनीक की सहायता से जो लहरें हैं, तरंग है, या ज्वार भाटा है, उसकी भी सहायता से ऊर्जा की निर्मित हो रही है। देखो, जैसे कि समुद्र के लग के आप कभी प्रवास किए होंगे, या कभी आप दादर से उधर आगे में पश्चिमी दिशा में आप गए होंगे, विरार बाजू में, या कभी दादर से इधर कल्याण साइड में आए होंगे, तो आपको खाड़ी के किनारे इस तरह से कुछ वन दिखेंगे। इन वनों का नाम है गरान के वन। अब गरान के वनों का भी बहुत सारा मत है। वैसे वन या वनस्पति सजीवों के लिए जरूरी है ही है, लेकिन यह वनस्पति केवल आपको समुद्र के किनारे ही मिलेगी। इसको गरान के वन कहते हैं। और गरान के वनों को आप देखेंगे, इसकी लकड़ी बहुत चिकनी होती है, इसके हमारे फर्नीचर बनाने के लिए भी काम आती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मुंबई में जगह बहुत कम है, लोग अपना घर बनाने के लिए, अपना स्थान बनाने के लिए यह वनस्पतियां तोड़कर अपना आवास वहां पर निर्माण कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो लहरें हैं उठेंगी तो उसको अड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो वो भी क्षति पहुंच रही है आजकल। ये पेड़ों को तोड़ के लोग अपनी जगह बना रहे रहने के लिए। देखो वहां पे क्या लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा गरान वन भारत के पश्चिम बंगाल में है, जिसे सुंदरवन कहते हैं। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखो, 3 नदियों के बाद जो बंगाल की खाड़ी है, भारत देश की पूर्व दिशा में, बंगाल नाम सुना होगा, कोलकाता नाम सुना होगा, बस कोलकाता ही समुद्र को लग के है। उस प्रदेश में, ये 3 नदियों के डेल्टा प्रदेश में ये गरान के वन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है विश्व में, और इन वनों को वहां पर सुंदर वन कहते हैं। उसके बाद है
यह कुछ संसाधन है जो हमें सागर से मिलते हैं। आप कभी मुंबई में देखे होंगे, दक्षिणी मुंबई में, वहां से कभी एलिफेंटा केव्स में गए होंगे जहाज में, तो वहां पर अधिकतर लोग यही व्यवसाय करते रहते हैं। जो सागरी पत्थर है उसकी सहायता से कुछ आभूषण तैयार करते हैं। आभूषण और कुछ अंगूठियों पर जो हमारे हाथ में रिंग्स होती है उसके ऊपर भी स्टोन लगाते हैं। ये स्टोन और कुछ नहीं, सागर से मिलने वाले बहुत सारे ऐसे भी स्टोन हैं जिसको आभूषण के रूप में या कुछ सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो वहां पर सोना भी है, देखो सोना किस तरह से अशुद्ध है, फिर उसका शुद्ध रूप किस तरह से पाया जाता है देखना है आपको। चित्र में कई सारे संसाधन आपको दिख रहे हैं, कुछ पत्थर है, कुछ कीमती पत्थर है, इसका उपयोग हम आभूषणों के रूप में भी करते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं जल परिवहन। जल परिवहन में अंतर्गत परिवहन और अंतरराष्ट्रीय परिवहन। जो देश के भीतर परिवहन होता है उसको अंतर्गत परिवहन कहता है, और देशों के बाद दूसरे देशों से जो परिवहन किया जाता है, जो व्यापार होता है, जो लेन देन होती है जिस साधन से, उसे अंतरराष्ट्रीय परिवहन कहते हैं। आपने देखा होगा चित्र के दूसरे चित्र में, आप इस बोट को देखा होगा, आप कभी मुंबई में जाते हैं गेटवे की तरफ, तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी नावें हैं कुछ भी पर्यटकों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं। तो सिर्फ पर्यटकों को घुमाना ही काम नहीं होता है, पहले चित्र में देखो बहुत सारा माल ढो के एक जहाज कहीं और जा रहा है। तो जो बहुत बड़ा सामान होता है उसको ढोने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए जो बड़े बड़े जहाजों का इस्तेमाल करते हैं, इससे व्यापार होता है एक और दूसरे देशों के बीच। एक साथ कई सारा सामान ढोया जाता है। जहाज प्रत्यक्ष रूप में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा, बहुत विशाल होता है, जिसमें एक साथ बहुत सामान ढो सकते हैं। और इसको जाने के लिए सिर्फ जल की आवश्यकता होती है, ना किसी रोड की आवश्यकता होती है। और सागरी जीवन में कोई जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान से जाता है तो बड़ी आसानी से नहीं जाता है, कई सारी समस्याएं भी आ सकती है। जैसे कि कभी कभी बड़ी बड़ी लहरें, बड़े बड़े तूफान, सागरी तूफान भी आ सकता है, उसका सामना भी उसको करना पड़ता है। अभी आपने देख ऐसा, फिर आप सोचते हैं कि सागर के रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है, ये हमारा स्थान किसने खोजा होगा। तो बहुत सारे खोजकर्ता सागरी सागरी रास्ता ढूंढने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, कुछ लोग उसमें यश भी संपादन किए। इसमें देखो चित्र में दिख रहा है आपको, ये चित्र में दिखने वाला आदमी है वास्को ड गामा, जिन्होंने भारत की खोज की। भारत की खोज तो पहले से थी, लेकिन समुद्री मार्ग से आने वाला पहला विदेशी वास्को द गामा कहा जाता है। वास्को द गामा सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में आया था। आप गोवा कभी घूमने के लिए गएंगे तो बहुत सारे नाम, एक स्टेशन का नाम भी है वास्को द गामा करके, ये नाम उनके वजह से गिरा है। तो भारत की समुद्री यात्रा करने वाला सबसे पहला जो यात्री है वह है वास्को द गामा। और बहुत सारे अन्य यात्री भी है जो अन्य देशों की खोज की है, जैसा कि कोलंबस है। कोलंबस भी जब अपनी यात्रा के लिए निकला था तो उसने एक ठान लिया था कि मैं भी भारत की खोज करूं, इंडिया की खोज करूं। लेकिन वो कुछ और स्थान पर पहुंचा, वो भारत नहीं पहुंचा, बल्कि वो पहुंचा वेस्ट इंडीज, जो उत्तर अमेरिका के पूर्व दिशा में है। इसलिए उसने उसको नाम दिया वेस्ट इंडीज, हालांकि वो इंडिया में नहीं पहुंचा था। तो इस तरह उस समय 1400 ईस्वी सन में बहुत सारे खोजकर्ता सागरी मार्ग से अन्य अन्य देशों में जाते थे। आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश लोग थे बाद में आगे चल के स्वेज नहर को अच्छी तरह से बनाया। स्वेज नहर से क्या हो गया, उनका जो रास्ता था थोड़ा कम किलोमीटर में वो भारत में पहुंचने लगे। नहीं तो उनको उसके पहले, देखो चित्र में आपको दिख रहा है, चित्र में आपको दिख रहा है यूरोप से भारत पहुंचने के लिए अफ्रीका के पश्चिमी दिशा में से चक्कर लगाकर भारत आना होता था। लेकिन यहाँ पर जो स्वेज नहर बनाई, इससे इनका इतना चक्कर बच गया, इतना किलोमीटर बच गया, इतना समय बच गया,
तो इससे व्यापार में और वृद्धि हो गई। इससे व्यापार में और सबसे पहले भारत में जो मखमल मलमल के वस्त्र थे और मसाले थे, इसके लिए सब विदेशियों की नजर थी। भारत, आपने सुना होगा, सोने की चिड़िया कहने वाला देश था और सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन भी इसी देश में होता था उस समय, और यहीं से व्यापार होता था इजिप्ट और अन्य यूरोपियन देशों में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सागरीय प्रदूषण। सबसे बड़ी समस्या है सागरीय प्रदूषण की। अब प्रदूषण केवल सागर में नहीं, आपने देखा होगा आजकल अशुद्ध हवा, अशुद्ध जल, ये जीवन के लिए दुष्परिणाम है। अगर हमें अच्छा जल नहीं मिलता है तो कुछ बीमारियां उत्पन्न होती है। उसी तरह से महासागर का भी प्रदूषण किन कारणों से होता है? तो सबसे पहली बात है, देखो चित्र में दिख रहा है आपको, दूसरे चित्र में बड़े बड़े शहरों का गंदा पानी समुद्र में गिर रहा है पाइप के द्वारा। देखो चित्र में दिख रहा है। शहरों से जो भी उत्पन्न होने वाले ठोस कूड़े कचरों का सागरीय जल में छोड़ जाना। तो सागर की जल में ही आजकल जो भी कचरा है, आपने देखा होगा मुंबई में जब हम रहते हैं तो मुंबई के जो भी नालों का पानी है, सब पानी नहीं, पानी के साथ कचरा भी सागर में छोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, वहां पर जो भी सजीव है उनके ऊपर उसका दुष्परिणाम पड़ता है। और जहाजों से द्वारा फेंकी जाने वाली बहुत सारी सामग्री होती है, जैसे जहाज भी एक दुनिया होती है, वहां पर दिन रात काम करने वाले कारीगर होते हैं, वो अपना अधिकतर जीवन एक एक महीना वहीं पे रहते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए घर आते हैं। तो फिर उनसे भी कुछ सामान का इस्तेमाल होता है, वह सामान भी सागरों में ही फेंका जाता है। उसके बाद होती है तटीय क्षेत्र के गरानो वन की कटाई। मैं बोल चुका हूँ, जो गरानो वन है इसकी कटाई भी आजकल अधिक मात्रा में हो रही है, तो इससे भी सागरों का प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। उसके बाद सागरीय सुरंग में होने वाले विस्फोट। आपने देखा होगा आजकल समुद्र में हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने के लिए देख रहा है, चाहे वो चीन रहे या कोई अन्य देश रहे। अपने आप को अधिकतर साबित करने के लिए, महान साबित करने के लिए बहुत सारे विध्वंस समुद्र में होते हैं। जो कुछ मिसाइलें होती है उसका प्रयोग होता है, जब वो छोड़ते हैं, जब वो गिरते हैं तो सागर में गिरा दी जाती है। इससे भी सागर का प्रदूषण होता है। उसके बाद उद्योगों और शहरों द्वारा छोड़ने वाला गंदा जल और सागरीय उत्खनन से होने वाला प्रदूषण। ये देखिए चित्र में दिख रहा है आपको किस तरह से कितने सारे टायर्स चित्र में दिख रहे हैं, समुद्र की तल पे बसे हुए हैं। तो ये कौन फेंकता है? हम इस्तेमाल करने के बाद वहां पर फेंकते हैं। इससे वहां पर रहने वाले सजीव ठीक से नहीं रह सकते। देखो जो रिसाव होता है, तेल कुछ जलता है, तेलों का व्यापार होता है, तेल जब जलता है या उसका रिसाव होता है पानी में, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है, इससे भी महासागर प्रदूषित होता है। तो बच्चों लोग, ये था आज का विषय। फिर से हम इसको थोड़ा सा दोहराते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हम सागरों के बारे में पढ़ चुके हैं, महासागरों के नाम पढ़ चुके हैं, ज्वालामुखी पढ़ चुके हैं। अब फिर से हम दोहराएंगे इसको। जलमंडल के घटक में कौन क्या क्या आता है? जलमंडल के घटक में महासागर, समुद्र, नदियां, नाले, सरोवर तथा जलाशय और भूजल, यह समुद्र के जलमंडल में आते हैं। महासागरों की हम जब सूची पढ़ते हैं, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। उसके बाद अगर हम क्रम से लेते हैं तो अटलांटिक महासागर दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर हिंद महासागर, चौथे स्थान पर दक्षिण और आर्कटिक महासागर। जलमंडल के सजीव हमने देखे हैं कि बहुत सारी बड़ी दुनिया है जल के अंदर। कई हमारी दुनिया से भी बड़ी दुनिया है, कई तरह के वनस्पति, कई तरह की मछलियां, कई तरह के सजीव वहां पर पाए जाते हैं, जो हमारे लिए अच्छे भी हैं
और हमारे लिए कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि जो जहरीले भी होती है, जो इंसान के लिए घातक भी होते हैं। तो इनसे बचना और इनका संगोपन करना, क्योंकि हर हर सजीव पृथ्वी के लिए जरूरी घटक है। आजकल बहुत सारे सजीव लुप्त हो जा रहे हैं। तो ये है सजीव, जलमंडल के सजीव घटक। उसके बाद है ज्वालामुखी, हम पढ़ चुके हैं। ज्वाला में बता चुका हूँ कि वह मुख जहाँ से ज्वाला हमेशा निकलती रहती है, वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी केवल भूमि पर ही नहीं बल्कि सागर के अंदर, पानी के अंदर, सागर के जल के अंदर भी होती रहती है। उसके बाद इस ज्वालामुखी से क्या होता है? इस ज्वालामुखी से खनिज, राख तथा क्षार, गैस जल पानी में घुल जाती है। इससे जो पानी का क्षारों की मात्रा होती है उसमें वृद्धि होती है। मृत्यावशेष के बारे में पढ़ चुका हूँ कि बहुत सारे भूकंप या नदी की बहाव से जो कुछ भी सजीव, जो मरे हुए सजीव है, जब समुद्र में मिल जाते हैं, उनके अवशेष से खनिजों का भी निर्माण होता है। नमकसार, जहां पर नमक की खेती की जाती है समुद्र के किनारे, उसे नमकसार कहते हैं। नमकसार से पूरे देश में नमक की आपूर्ति की जाती है। देखो नमक किस तरह से बनाया, चित्र में आपको दिख रहा है। उसके पश्चात सागर से मिलने वाले हमें संसाधन, क्योंकि पाठ का नाम ही सागरों का महत्व है, तो सागर हमारे जीवन में, हमारे रोज के जीवन में उसका क्या महत्व है, यह हम इस पाठ से पढ़ने वाले थे। और सागर का महत्व कहीं अधिक है। बहुत सारे जीव तो होते ही है सागर में, लेकिन आजकल आदमी का भी जीवन इसके ऊपर निर्भर होते जा रहा है। घरान के वन, सागर से मिलने वाले संसाधन, जल परिवहन। जल परिवहन हमने पढ़ा है कि किस तरह से किफायती होता है, क्योंकि एक साथ बड़े पैमाने पर वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। और सागरीय धारा के अनुकरण करके जल परिवहन करने से भी जहाजों की गति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, समय और जो इसको लगने वाला ईंधन, इसके दोनों की बचत होती है। इसलिए जलमार्ग बहुत किफायती होता है और परिवहन करना आसान होता है। सागरीय मार्ग और खोजकर्ता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कोलंबस के बारे में, जिन्होंने भारत की खोज की, कोलंबस, वास्को द गामा ने, इन्होंने भारत की खोज की। सागरी मार्ग इन्होंने दिखाया बाकी लोगों को। इसके मार्ग पर आगे चल के व्यापारी इसी मार्ग से भारत आने लगे और भारत के साथ व्यापार बढ़ता गया। व्यापार मतलब अपनी चीजें इनको देना और इनकी चीजें हम लेना, व्यापार, लेन देन। सागरी प्रदूषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी बच्चों लोग, मैं आपको इसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछूंगा। इस पाठ में हमने क्या पढ़े, यह हम मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहले सवाल है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, इसका नाम पैसिफिक महासागर से भी पैसिफिक नाम से भी इसको पुकारा जाता है। और यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि जलमंडल के घटक कौन से हैं, जलमंडल के घटक कौन से हैं? महासागर, समुद्र, नदियां, नाले, सरोवर, जलाशय,